हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर, सर नाम क्या है? नीलांजन दे। प्रोफेसर नीलांजन दे। सर मेरे पास में शुगर के ट्रीटमेंट के लिए आए थे और अभी शुगर का ट्रीटमेंट सर का बहुत अच्छी बात है कि सर ने स्टार्टिंग स्टेज में ही मेरे पास में आ गए। सर जब आप स्टार्टिंग स्टेज में मतलब पिछले ही महीने आए थे बेसिकली आप मेरे पास में, तो सर कितना शुगर आ रहा था आपका? ये फास्टिंग लगभग 127 128 जैसा दिखा रहा है और एक महीने के बाद अभी 106 7 अभी फास्टिंग आ रहा है फास्टिंग और नॉन फास्टिंग पहले 182 83 ऐसा था, अभी 161 कभी 148 भी आ जाता है। 148 भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख सकते हैं आप, क्योंकि सर बहुत जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी आ गए आयुर्वेद में, तो एक महीने के अंदर ही शुगर जो है वो काफ़ी कंट्रोल आ गया। तो दोस्तों देखिए, हम लोग को जो लगता है कि आयुर्वेद टाइम लेता है, वो हमेशा तभी लेता है जब हमारी तरफ से गलतियां रहती हैं। हम लोग परहेज करने को राजी नहीं होते, या हम लोग बहुत लेट जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू करते हैं। अब क्योंकि सर ने ये वाली चीज़ जल्दी की तो उसका नतीजा सर को मिल रहा है और वो चीज़ बहुत जल्दी जो है वो रिकवर हो रही है। लेकिन अभी सर से एक बात हो रही थी मेरी, मैंने सर को पित्त कफ प्रकृति के हिसाब से कुछ एडवाइस बताई थी, तो उसका सर के ऊपर क्या क्या असर पड़ा और सर को पित्त कफ वाली एडवाइस, आपको मालूम है मैं दोस्तों पित्त कफ में क्या एडवाइस देता हूँ। मेरी एडवाइस ये रहती है कि अपने रात के सर थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस तरफ वाली, मेरी एडवाइस आप लोग को यही रहती है कि आप लोग रात का खाने को बंद कर दीजिए, सुबह की एक्सरसाइज को चालू कीजिए। तो सर क्या आपने रात के खाने को आपने बंद किया? हाँ, आपने जब भी मुझे बोला तभी से मैं रात का खाना तो बंद कर दिया। सुबह को एक्सरसाइज? हाँ, सुबह एक्सरसाइज कपालभाति अनुलोम विलोम मैं करता हूँ। ओके सर, मेरा आपको एक सजेशन और है। वैसे कपालभाति अनुलोम विलोम भी बहुत बढ़िया काम करता है, बट एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू करेंगे तो उससे क्या होता है सर, हमारा जो शुगर होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पेरिफेरल में ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारी बॉडी को शुगर मैनेज करने के लिए उतनी इंसुलिन, मतलब हमारी जो इंसुलिन की प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमारा एक्सरसाइज चल रही हो। तो इसलिए सुबह को अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, हमारे घरों में नॉर्मली सीढ़ियाँ रहती हैं, तो एक सीढ़ी के सेट में मैंने देखा है लगभग 10 सीढ़ियाँ रहती हैं सर। तो अगर आप एक मंजिला है तो आपके उसमें 2 सेट होगा, तो पहले मंजिले पे पहुंचने के लिए 2 सेट होते हैं, इसका मतलब 20 सीढ़ियाँ हैं। तो नॉर्मली अगर आप उनके 5 राउंड्स ऊपर नीचे करेंगे तो ये 100 सीढ़ियों से शुरू होगा। हमें 200 सीढ़ियों से शुरू करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हमें रेगुलर करना चाहिए। दूसरी चीज़, सर से मेरी बात हो रही थी जब सर को रात, सर हाँ सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आपने जो रात का खाना बंद किया उसकी वजह से आपके ऊपर क्या असर पड़ा, शुरुआत में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड के रूप में बताइए ताकि लोगों को अच्छाई बुराई सब के बारे में पता लगे। बात यह है कि जब मैंने खाना बंद किया था तो पहले 5 या 6 दिन को कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा प्रॉब्लम मैं देखा। ओके हाँ, तो लेकिन 7 या 8 नंबर दिन से फिर से ये प्रॉब्लम गायब हो गई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ओके, और रात को मैं दूध पीता था, ये कितना एडवाइजेबल है मुझे पता नहीं। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला सबके सामने हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत पौराणिक प्रसंग है मेरे पास में, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ को आप लोग के सामने डिस्कस करना शुरू किया। दोस्तों सर ने बताया कि शुरुआत में सर को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन टाइप फील हुआ। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पेट होता है उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। आपने देखा होगा एक पतले आदमी का भी पेट होता है, एक मोटे आदमी का भी पेट होता है। एक मोटा आदमी बहुत ज़्यादा खाना खा पाता है, एक पतला आदमी कम खाना खा पाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली उसके पेट का थ्रेशोल्ड इतना होता है। पेट जो है वो एक स्ट्रेचेबल बलून जैसा है, आप उसमें जितना खाना डालेंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा और जितना वो बड़ा होता जाएगा उतना उसमें खाना स्टोर होता जाएगा। इसलिए जब आप शुरुआत में खाना छोड़ते हैं, क्योंकि पेट के अंदर पूरा खाना नहीं होता, तो पूरा खाना नहीं होता तो आपकी लैट्रिन आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो होती है, जो भी स्टूल्स वगैरह पास होने में जितनी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो होने का चांस रहता है, जो कि सर के साथ में हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है हर एक के साथ में हो, लेकिन जब सर को पेट एक बार मोशंस वगैरह नॉर्मल होने शुरू हुए, तो सर अभी बताइए जब हमने आपका पेट चेक किया, एक बार सर फिर से खड़े होंगे। सर जब मैंने आपका पेट हल्का सा दबा के देखा
तो पहले के मुकाबले आपके पेट का क्या सिचुएशन है बताइए? काफी पतला है तो। पेट पतला है, ठीक है। दबाने में हल्का लग रहा है या भारी लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं जैसे कुछ पता लग रहा है, हैं? मजे में है। हल्का लग रहा है हल्का ना? लग रहा है। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपका पाचन तंत्र सही काम कर रहा है तो आपका जो पेट है वो आपको हल्का लगेगा, दबाने में नरम लगेगा, और यही एक मतलब अच्छे डाइजेशन सिस्टम वाले की निशानी होती है। अब सर ने पूछा कि रात को सर को दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें 2 से 3 फैक्टर आते हैं। दूध या दूध की बनी हुई कोई भी आइटम ये हमेशा पचने में मुश्किल होती है। अब मैंने आपको जो पौराणिक प्रसंग की बात बताई थी, तो मैं यहाँ पे एक भगवान कृष्ण जी का उल्लेख करना चाहूँगा। हम सब ने भगवान कृष्ण जी की स्टोरी पढ़ी है। अगर हम लोग भगवान कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो हर जगह पे वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जी बाल मक्खन जो था वो चुराने जाते थे। लेकिन जब वो द्वारकाधीश बन गए, जब उनकी राजकाज का पूरा वर्णन आता है या बताते हैं कि मतलब उनके लिए पकवान वगैरह बन के आते थे, कई सारे भोग बन के आते थे, तो क्या आपने सुना उनमें कि बहुत मक्खन वगैरह रखा हुआ है या मिश्री रखी हुई है, मक्खन मिश्री है? एक इसके द्वारा भगवान जी की इस लीला के द्वारा या इस ओरिजिनल स्टोरी के द्वारा, जो मेरे हिसाब से तो एक ऐतिहासिक तथ्य ही है, आप लोगों में से कितने लोग के लिए वो कल्पना है आप सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये तथ्य है। ये मेरे को और तथ्य लगता है। क्यों तथ्यात्मक लगता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग एक एज में पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो खाना होता है वो पचना मुश्किल होता जाता है। इसलिए हर आदमी को जैसे जैसे वो एज होता जा रहा है उसके लिए बेटर है कि वो दूध या दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ बंद कर दे, सिवाय देसी घी के। जब आप मक्खन से घी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग मैड बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में उसको। आप लोग की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो हम लोग उसका एक अंश जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं। एंड आई डोंट माइंड टेलिंग यू कि मैं जैसे कंबोडिया में गया हूँ, बाहर के देशों में मक्खन का ही कल्चर है, वो लोग घी को नहीं समझते इतना। इंडिया में ये घी वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो कि अपने आप में साइंटिस्ट थे, जिनका शोध का क्या तरीका था वो लोग जानते हैं, परंतु उनकी संभाषा वगैरह के द्वारा हम लोग जानते हैं, उन्होंने ये वाली चीज़ समझ ली थी कि मक्खन जो था वो पचने में काफ़ी मुश्किल था, और उसके मुकाबले जो घी है वो पचने में बहुत आसान होता है। इसीलिए हमारे गुरु श्री श्री रविशंकर जी भी बोला करते हैं कि सारे लोगों को अपने खाने में घी डालकर खाना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है? अगर पित्त प्रकृति वाला है वो अपने खाने में घी डाल के खाएगा तो उसका जो पित्त है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा। और अगर किसी के खाने में किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी का अल्प पित्त है और वो घी डालकर खाएगा तो उसका पित्त जो है वो भोजन को पचाने में ज़्यादा सक्षम होगा। इसलिए घी का प्रयोग करना चाहिए। और एक एज के बाद में दूध की बनी हुई कोई भी आइटम, फॉर एग्जांपल पनीर, फॉर एग्जांपल केक, फॉर एग्जांपल खोया, फॉर एग्जांपल बर्फी, दिस इज नॉट ओनली फॉर लाइक पित्त कफ प्रकृति वालों के लिए तो ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, बट नॉर्मली हर आदमी को इन वाली चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए, या करना भी हो तो सुबह के वक्त में करना चाहिए, जिससे आपके शरीर को खाने को पचाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको भी समझ आ गई होगी। मुझे लगा ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप सबके स्वास्थ्य की कामनाओं सहित जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।